हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है राउल्ट का नियम। अगर आप पूछोगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बिलियन, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राउल्ट का नियम है, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो राउल्ट का नियम क्या है, आज इसको हम डिटेल करने वाले हैं, इसकी सीमाओं को भी साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। तो क्या होता है राउल्ट के नियम में, तो देखो एक राउल्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया, उसे हमने क्या कह दिया, राउल्ट का नियम कह दिया। ठीक है। अब देखो समझो क्या होता है। हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक पात्र लेंगे। ठीक है। उस पात्र में हम क्या भर देंगे, विलायक भर देंगे। क्या भर देंगे, उस पात्र में विलायक भर देंगे। ठीक है। विलायक क्या होता है, अरे पानी विलायक होता है। ठीक है ना। विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन होता है। तो हमने विलायक भर दिया। अब क्या होगा, इस विलायक में हम बाहर से कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलेंगे। क्या करेंगे, इस विलायक में बाहर से कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ खोलेंगे, तब क्या होगा वो आप देखो। देखो इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, अभी अवनमन क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है ना। वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रवाह जो होते हैं उनके बराबर हो जाता है। ये मोल प्रवाह क्या होता है, अरे यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर जिसके मोल निकालने हैं उसके मोल, अपॉन में लिखते हैं जिसके अपॉन में लिखते हैं कुल मोल। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, मोल प्रवाह कहते हैं या मोल अंश कहते हैं। मैंने आपको समझाया है एक क्लास में डिटेल में, नहीं आया समझ में क्या होता है राउल्ट का नियम, एक बार और देखो क्या होता है। किसी विलायक में हमने यहाँ पर क्या लिया, कोई विलायक लिया, तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य ये जो पदार्थ है इसको घोलने पर जो विलय के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है ये किसके बराबर हो जाता है, विलय के मोल प्रवाह के बराबर हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर आप एक दो बार इसको बोलोगे अपने मुंह से और एक दो बार इस चीज को अगर आप समझ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखो एक बार और क्या होता है। ठीक है। तो देखो किसी विलायक में कोई वैद्युत अनअपघट्य को घोलने पर विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो मोल प्रवाह के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आम भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में बोलो तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो बराबर होता है विलय का मोल प्रवाह। इसे ही हम क्या कहते हैं भैया, राउल्ट का नियम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, P0 माइनस PS अपॉन में P0, ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर किसके होता है, मोल प्रवाह के। मोल प्रवाह मैंने आपको बताया है। यहाँ पर हमने स्मॉल n के मोलों की संख्या निकालनी है, तो स्मॉल n अपॉन में कुल जो कुल आपके घटक हैं उनके मोलों की संख्या। अगर मान लो यहाँ पर आपको कैपिटल N की निकालनी हो तो कैपिटल N अपॉन में जो कुल मोल है उनके उन जो कुल घटक हैं उनके मोलों की संख्या। इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, यानी कैसे भी आप कर सकते हो। तो ये क्या हो जाता है, आपका राउल्ट का नियम हो जाता है। यानी कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है, विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है और आपका राउल्ट का नियम तैयार हो जाएगा। अगर आप राउल्ट के नियम में ऐसा ऐसा लिख के आते हो तो आपके नंबर कहीं से भी कटने के चांस नहीं बनते हैं। तो एक बार और बोलो, किसी विलायक में कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ घोलने पर उसके जो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो मोल प्रवाह के बराबर हो जाता है। इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसकी सीमाएं हैं। सीमाएं क्या होती हैं, तो यह तनु विलयन पर लागू होता है। तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है पतला, सांद्र का मतलब गाढ़ा, तो यानी कि केवल पतले यानी कि तनु विलयनों पर लागू होता है। अगली चीज, यह वैद्युत अनअपघट्य पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। हमने इस पर क्या डाला था, वैद्युत अनअपघट्य डाला था, तो इसका मतलब ये वैद्युत अनअपघट्य जो पदार्थ होते हैं उनके विलयन पर ही लागू होता है। अगली चीज होती है ये अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। कैसे पदार्थों पर लागू होता है, अवाष्पशील जिनमें नहीं है वाष्प, ऐसे पदार्थों पर क्या होता है, हमारा राउल्ट का नियम लागू होता है। अगली चीज क्या होती है, 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। चौथा पॉइंट है इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, यानी कि जो आपका ताप है, टेम्परेचर है, वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये इसकी सीमाएं हो जाती हैं। ये आपका राउल्ट का नियम हो जाता है। छोटा सा नियम है, ज्यादा कोई चीज है नहीं इसमें, लेकिन आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाला नियम है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है राउल्ट का नियम। तो अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।